हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये जियोलॉजी का लेक्चर 2 है। जैसे जियोलॉजी का लेक्चर 1 में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में डिस्कस किए थे इन डिटेल में। तो आज का वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ाई करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और इसी टाइप का वीडियो आगे भी देखने के लिए आप लोग जिस टॉपिक के ऊपर समझना चाहते हैं या जिस टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आज हम जो नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी क्या है? जैसे जियोलॉजी का काफ़ी ब्रांच है, अलग अलग ब्रांच का अलग अलग नाम है और अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर वो बेस्ड है। ये स्ट्रक्चरल जियोलॉजी बेसिकली जो हम तो रॉक कैसे फॉर्मेशन होता है और कितना टाइप ऑफ रॉक है उसको डिस्कस किए थे लेक्चर 1 में। तो उसी रॉक में जो रॉक ऑलरेडी बन गया है, चाहे वो इग्नियस हो, सेडिमेंटरी हो या फिर मेटामॉर्फिक हो, उस रॉक में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिखा ये दिखा क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स जो देखने को मिलता है। यानी कि एक बार रॉक बन गया और जो अलग अलग टाइप का फ्रैक्चर्स जो देखने को मिलता है उसी का जो स्टडी है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। इसीलिए डेफिनेशन भी बोलता है कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फैक्टर्स such as origin, occurrence, classification and types of various secondary structure। यानी कि जो रॉक फॉर्मेशन हो गया वो तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, एक बार रॉक बन गया, लेकिन रॉक फॉर्मेशन होने के दौरान या होने के बाद विभिन्न कारण से, यानी कि अलग अलग टाइप का रीजन के वजह से जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वहाँ उस रॉक में देखने को मिलता है उसके बारे में जो पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है रॉक्स में, रॉक फॉर्मेशन के दौरान हो या एक बार रॉक फॉर्मेशन के बाद भी हो, क्या क्या है? ऐसे काफ़ी टाइप का है, फोल्ड है, फॉल्ट है, जॉइंट है, रॉक क्लीवेज है, आउटक्रॉप है। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट में? स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में। ये जो टोटल हमारा कोर्स है, यानी कि जिस जियोलॉजी का जिस ब्रांच में ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है पत्थर में या रॉक में, जैसे कि फोल्ड हो गया, फॉल्ट हो गया, क्लीवेज हो गया, जॉइंट हो गया, ये सब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है उसका ओरिजिन कैसे होता है, क्यों होता है, कितने टाइप के हैं, ये सब के बारे में जो पढ़ाई करते हैं जियोलॉजी का जिस ब्रांच में उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। समझ गए स्ट्रक्चरल जियोलॉजी क्या है? इसी स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में हम लोग फोल्ड का कवर करेंगे इन डिटेल में, कितने फोल्ड क्या है, कितने टाइप का फोल्ड है, क्यों फोल्ड होता है, फोल्ड में और क्या क्या चीज़ है, इसी तरह उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसी तरह फॉल्ट के बारे में, जॉइंट के बारे में, रॉक क्लीवेज के बारे में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माइनिंग मेट फोरमैन में तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि आजकल जियोलॉजी से भी सवाल पूछा जा रहा है माइनिंग मेट लेवल में, और जो पर्टिकुलरली जो सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास का कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। क्योंकि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से रिलेटेड लास्ट टाइम भी जो जितना भी स्टूडेंट तो नहीं बोलेंगे, जो एस्पिरेंट्स लास्ट टाइम एग्जाम दिए थे उनका कहना था कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से विनिंग वर्किंग में लगभग 60 to 70% सवाल आया था सिर्फ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से। और इवन फोरमैन मेट लेवल में भी कुछ कुछ सवाल जियोलॉजी से भी आया था। ठीक है, तो जियोलॉजी ओवरऑल एक सबके लिए कॉमन टॉपिक हो सकता है। ठीक है, एक जब स्ट्रक्चरल जियोलॉजी हम पढ़ेंगे इन डिटेल में, फोल्ड, फॉल्ट, जॉइंट इसको तो पढ़ेंगे ही, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जिसको जानना हमारा बहुत ज़रूरी है, जैसे आउटक्रॉप, डीप,
स्ट्राइक डीप क्या है, स्ट्राइक क्या है, ट्रू डीप, अपर डीप, ये सब के बारे में जानना जरूरी है। ये सब नहीं जानने से फिर चीज़ समझ में नहीं आएगा। आप देखे होंगे काफ़ी सारा जो लोग मेरे कांटेक्ट में हैं वो लोग भी बोलते हैं कि हम जियोलॉजी को पढ़ने को कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ कुछ समझ में आता है, कुछ कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए नहीं आता है क्योंकि अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा कि जैसे काफ़ी सारा चीज़ को हम याद रख देते हैं। जैसे ट्रू डीप क्या है, अपरेंट डीप क्या है। ये जो दो टर्म है ये आप कब से सुन रहे होंगे, 10 साल 15 साल पहले जब आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, कॉलेज लेवल में भी माइनिंग इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, अपना 6 सेमिस्टर के आसपास जियोलॉजी का जो था सब्जेक्ट, उस टाइम में भी आप सुन रहे होंगे। लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो ऐसे ही होगा, मतलब कुछ चीज़ आप रट्टा मार देंगे तो उसमें फिर एमसीक्यू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फंडामेंटल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा फंडामेंटली और फाउंडेशन लेवल से ही सब कुछ क्लियर होके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आते हैं आउटक्रॉप। आउटक्रॉप क्या है? आउटक्रॉप यानी कि एनी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एक्सपोज्ड ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड आउटक्रॉप। यानी कि कोई भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ठीक है, जो अर्थ सरफेस से ऊपर उभर के बाहर खाली आंख से हम जिसको देख सकते हैं उसको आउटक्रॉप बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप जानते हैं कि जैसे कोई भी माइंस हो, उसका डिपॉजिट सरफेस के नीचे रहता है, उसको हम लोग को क्या पहले ओबी, चाहे वो क्वांटिटी कम हो सकता है, क्वांटिटी ज़्यादा भी हो सकता है, पहले हमको ओबी रिमूवल करने के बाद ही हम मिनरल तक पहुंच पाते हैं। मतलब हमारा जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है, ओबी ओवरबर्डन जिसको बोलते हैं, उसको निकालने के बाद ही हमको मिनरल या हमारा ओर देखने देखने को मिलता है। लेकिन अगर वही ओर या मिनरल सरफेस के ऊपर आ जाए, जिसको हम खाली आँख में देख सकते हैं, मतलब फिजिकली वो जो विजिबल है, हम बिना कुछ किए हुए ही सरफेस के ऊपर से उसको देख सकते हैं, उसको बोलते हैं आउटक्रॉप। यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे पेड़ पौधा सब कुछ है, जैसे हमारा अर्थ का सरफेस है। ठीक है, जो जनरली क्या होता है कि ये रॉक्स का बेड है। ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, ये रॉक्स का बेड है, बेड डिपॉजिट। ठीक है, तो हमको अगर ये ओर को निकालना हम चाहते हैं, तो पहले ये अर्थ सरफेस को, जो सरफेस को हमको निकालना पड़ता है, जिसको हम ओबी कह के डंप में फेंकते हैं या रखते हैं, हमारा प्लांटेशन के लिए इसको रखा भी जाता है। ठीक है, तो इसको निकालने के बाद ही हम ये बेड तक पहुंच पाते हैं। लेकिन यही अगर जो हमारा डिपॉजिट है, हमारा जो ओर है, ये अगर सरफेस के बाहर से ऐसे निकल के आ जाए और हमको क्लियरली विजिबल हो, जैसे मान लीजिए कि ये है अर्थ सरफेस, यहाँ पे पेड़ पौधा है, ठीक है, ये पेड़ है सब। अगर हमारा डिपॉजिट ऐसा है, मान लीजिए हमारा डिपॉजिट ऐसा है, ठीक है, समझ में आया? इसको दूसरा कलर दे देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। देखिए, मान लीजिए हमारा डिपॉजिट ऐसा है। अभी क्या हुआ, ये तो हमारा अर्थ सरफेस है, ये वाला जो पोर्शन है ये मिट्टी के अंदर है, हमको ये देख नहीं पाएंगे जब तक ये मिट्टी को नहीं निकालेंगे। लेकिन पर्टिकुलरली ये जो पोर्शन है, देखिए ये पोर्शन मिट्टी के बाहर है कि नहीं, जिसको हम खाली आंख से भी देख सकते हैं बिना कुछ किए हुए। तो ये जो पोर्शन जो सरफेस के ऊपर है, उसको बोलते हैं आउटक्रॉप। एनी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एक्सपोज्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एन आउटक्रॉप। जैसे इसका एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आउटक्रॉप का ये वाला पोर्शन देखिए, ये तो जमीन है, सरफेस है, हमारा अर्थ सरफेस है, ये सब पेड़ पौधा है। ये वाला पोर्शन, ये जो पत्थर है, ये मिट्टी का बाहर, ये चाहे
कोई और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ाई किए थे, जितना भी और है सब एक 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 टाइप का रॉक है, लेकिन सभी रॉक और नहीं है। जितना भी और है सभी और रॉक है, लेकिन सभी रॉक और नहीं है। ठीक है, तो और को क्या है? और वो रॉक है जिसमें से जो मिनरल कंटेंट ज़्यादा है, जो कि माइनेबल है। ठीक है, जो माइनेबल रॉक को हम और बोलते हैं, जो माइनेबल नहीं है वो सिर्फ रॉक है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है, दिख रहा है जो सरफेस के ऊपर से, जो एक रॉक है, इसको बोलते हैं आउटक्रॉप, क्योंकि इसको हम बिना कुछ किए हुए ही मिट जो सरफेस के ऊपर दिख रहा है, इसको ही बोलते हैं आउटक्रॉप। समझ में आया आउटक्रॉप क्या है? एनी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर में क्लियरली विजिबल हो, बिना कुछ किए हुए या मिट्टी को खोदते हुए, उसको बोलते हैं आउटक्रॉप। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दो और टर्म हमको समझना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। जैसे आउटक्रॉप हो गया, और एक टर्म आप सुना होगा, एक टर्म है स्ट्राइक, STRIK, स्ट्राइक। आप भी आपका माइंड्स में या जहाँ भी आप काम करते हैं, आप सुने होंगे हमारा डिपॉजिट का स्ट्राइक, जो जियोलॉजिकल डिटेल में स्ट्राइक इतना ये है, डीप इतना है, ऐसे करके आप देखे होंगे लिखा जाता है। तो स्ट्राइक क्या है, डीप क्या है, ये इसका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि स्ट्राइक क्या है और डीप क्या है। ठीक है, मैं उसका कंसेप्ट आपको क्लियर करने को कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये हमारा डिपॉजिट है, कोई भी मिनरल का ये एक और है या डिपॉजिट, हमारा डिपॉजिट का एक बेड है ये। ठीक है, ये हमारा बेड है। समझ में आया? ये हमारा बेड है। सॉरी, अरे ये गायब हो गया। ये हमारा बेड हो गया, इतना तक समझ में आया? ये हमारा डिपॉजिट या बेड है। ये जो हमारा डिपॉजिट है, ये तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये इंक्लाइंड है, तो क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दे, ये मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, जहाँ टच होगा, ये इसको अगर 3D में दिखाते तो और अच्छा होता है। मैं 3D डायग्राम करने को कोशिश कर रहा हूँ ताकि और क्लियरली आप समझ सकें। ये हमारा डिपॉजिट है। ठीक है, इसको फील कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चलेगा कि हमारा बेड कैसा है। ये मान लीजिए हमारा बेड है, बेड या डिपॉजिट है, हमारा डिपॉजिट एक डिपॉजिट है। ठीक है, ये 3D हो गया। ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, इंक्लाइंड है। ठीक है, इसका कलर चेंज एक कर देता हूँ। हाँ, अभी मान लीजिए ये हमारा है क्या, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये ये जो मतलब मान लीजिए कि हमारा डिपॉजिट को हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करने को कोशिश करें, तो एक पॉइंट, एक लाइन होगा कि नहीं, जहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करेगा, तो वो पर्टिकुलर लाइन है हमारा स्ट्राइक। यहाँ पे टच करेगा, इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो और अच्छा से समझ। ये जो लाइन यहाँ पे टच कर रहा है कि नहीं हॉरिजॉन्टल को, हमारा जो बेड है, अगर हम एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, तो एक लाइन पे वो टच करेगा कि नहीं हॉरिजॉन्टल को, जहाँ पे टच कर रहा है वो हो गया हमारा स्ट्राइक। समझ में आया या नहीं आया? यानी कि हमारा बेड जो कि एक
इन इन मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। अगर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो स्ट्राइक डायरेक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जनरली तो हमारा सभी डिपोजिट हॉरिजॉन्टली लेवल में नहीं रहेगा, वो तो इंक्लाइंड रहेगा ही रहेगा। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर खींच दे तो जहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल को वो प्लेन टच करेगा, जो लाइन क्रिएट होगा वो हो जाएगा हमारा डीप। इतना समझ में आया? फिर आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे डीप की जो स्ट्राइक क्या है, डीप क्या है, तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी क्या है कि आपको जस्ट ये फंडामेंटल क्लास है, इसीलिए डायग्राम यहाँ पे नहीं है। मैं जब डायग्राम के साथ इन डिटेल में हम पूरा फोल्ड क्या है, डीप क्या है, स्ट्राइक क्या है पढ़ेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना कंसेप्ट आप क्लियर होइए कि अगर हमारा बेड जो डिपॉजिट है वो तो इंक्लाइंड है, फॉर एग्जांपल दूसरे तरीके से बोलते हैं, ये मान लीजिए हमारा बेड है, तो ये बेड है, तो इसका अगर 3D डायग्राम करें ऐसे होगा, ऐसे होगा कि नहीं, ऐसे होगा। तो इसको हम एक अगर इमेजिनरी लाइन खींच दें तो एक लाइन जरूर होगा, इस इमेजिनरी लाइन को अगर हम यहाँ खींच दें तो ये जो एक पॉइंट होगा जहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल को जिस लाइन पे टच कर रहा है, ये जो लाइन है ये हमारा हो गया स्ट्राइक लाइन, ये हो गया हमारा स्ट्राइक। समझ में आया? फिर उसका स्ट्राइक डायरेक्शन होता है, जैसे हमारा ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो जिस एंगल के साथ वो स्ट्राइक नॉर्थ से जो एंगल क्रिएट करता है वो हो गया स्ट्राइक का डायरेक्शन। उसको N30 ईस्ट, द ईस्ट ऐसे करके डिनोट किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। समझ में आया? अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि हमारा जो बेड है हॉरिजॉन्टल लाइन को जिस लाइन में टच करता है, वो जो लाइन होता है उसको बोलते हैं उस डिपॉजिट का स्ट्राइक। इतना समझ हो गया? इतना क्लियर हो गया आप? ठीक है। अभी डीप क्या है, स्ट्राइक तो समझ में आ गया, डीप क्या है? ये देखिए, ये तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये तो इस डायरेक्शन में डिपिंग है कि नहीं, स्लोप है कि नहीं। तो हॉरिजॉन्टल से जो ये एंगल के साथ ये डीप हो रहा है वो हो गया उसका डीप। समझ में आया या नहीं आया? ये हो गया मान लीजिए बेड, ठीक है, ये हो गया आपका बेड जो डिपॉजिट, बेड यानी कि डिपॉजिट, ठीक है। ये अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो जिस लाइन में ये टच करेगा हॉरिजॉन्टल को वो हो गया इसका स्ट्राइक। और हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल में वो मतलब स्लोप हो रहा है, ये जो एंगल को बोलते हैं डीप। क्लियर हुआ? इसको और डायग्राम करके नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझाएं, क्योंकि जस्ट अभी फंडामेंटली हम डिस्कस करेंगे, कर रहे हैं कि कौन सा चीज़ क्या है, ठीक है। तो स्ट्राइक क्लियर हो गया फंडामेंटली, और ड्रीप भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं फोल्ड क्या है, फॉल्ट क्या है। Fold and faults both are geological structures that results from the deformation of rocks. पर रॉक्स का डिफॉर्मेशन के वजह से फॉल्ट और फॉल्ट क्रिएट होता है, और दोनों जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ही है, ठीक है। बोथ अकर्स ड्यू टू डिफॉर्मेशन, लेकिन वो डिफॉर्मेशन कैसे होता है उसके बेस में ही इसका क्लासिफिकेशन किया गया है कि कौन सा फोल्ड है, कौन सा फॉल्ट है, ठीक है। दोनों, फोल्ड भी एक जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस है और फॉल्ट भी एक जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस है, जो कि रॉक्स का डिफॉर्मेशन के वजह से होता है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि किस वजह से, मतलब कैसे वो डिफॉर्मेशन हुआ, हाउ, किस, उसके ऊपर डिपेंड करता है किसको फोल्ड कहेंगे, किसको फॉल्ट कहेंगे, ठीक है। और क्लियर होगा? इतना आप समझ लीजिए कि दोनों एक एक जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस है। Folds are bends or curves in rock layer, while faults are fracture where rocks have been moved past each other. Folds are bends और curves in rock layer। देखिए, पहले मान लीजिए एक डायग्राम करके बताने से आपको, ये मान लीजिए हमारा डिपॉजिट है, ठीक है। अगर इसमें कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई होगा तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा हमारा फोल्ड, जो कि बेंड और कर्व लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है।
समझ में आया? फोल्ड क्या है कि कंप्रेसिव फोर्स के वजह से जो हमारा बेड है, जो रॉक सरफेस है, वो उसमें कर्व आ जाता है, बेंड आ जाता है, वो होता है, उसको बोलते हैं फोल्ड। फॉल्ट क्या है? फॉल्ट है कि जो जिसमें पत्थर का मूवमेंट होता है। फोल्ड में कुछ मूवमेंट नहीं होता है। ये देखिए, ये हो गया हमारा डिपॉजिट। इसमें अगर टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों फोर्स अप्लाई कर दिया जाए तो ये ऐसे मूव हो जाता है। देखिए, पहले ऐसे था, फिर यहाँ पे मूवमेंट हो गया, कुछ पोर्शन ऊपर चला गया, कुछ पोर्शन नीचे आ गया, इसको बोलते हैं फॉल्ट। तो फॉल्ट में पत्थर का मूवमेंट होता है, मतलब कुछ ऊपर, कुछ हिस्सा ऊपर चला जाता है, कुछ हिस्सा नीचे आ जाता है। लेकिन फोल्ड में सिर्फ बेंड टाइप का, कर्व टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। और दोनों ही टेक्टोनिक फोर्स के वजह से एक एक जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस के रूप में दिखाई जाता है। आप ये समझ लीजिए, जिसमें कर्व लाइक स्ट्रक्चर होगा हो गया फॉल्ट, जिसमें पत्थर का मूवमेंट हुआ है, कुछ ऊपर कुछ हिस्सा नीचे, ये हो गया हमारा फॉल्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया? फॉल्ट यानी कि दिमाग में लाइए कर्व लाइक स्ट्रक्चर, फॉल्ट यानी कि जहाँ पे पत्थर का मूवमेंट हो, ऊपर नीचे हो गया हो। ठीक है। अभी कुछ डायग्राम देखते हैं तो और समझ में आ जाएगा। देखिए, ये देखिए, ये एक्चुअल डायग्राम है फोल्ड फोल्ड का। देखिए, ये है फोल्ड। मैं क्या बोला कि कर्व लाइक स्ट्रक्चर, कर्व लाइक स्ट्रक्चर तो फोल्ड, FOLD, फोल्ड, कर्व लाइक स्ट्रक्चर तो फोल्ड। लेकिन अगर पत्थर में देखिए, ये पोर्शन, इसको देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे मूवमेंट हुआ है कि नहीं? ये वाला पोर्शन ऊपर चला गया है कि नहीं? ये वाला पोर्शन नीचे आ गया है कि नहीं? जहाँ पे पत्थर का ऊपर नीचे हो जाता है, स्लाइडिंग हो जाता है रॉक लेयर्स के बीच में, ठीक है, हैंगिंग वाल, फुटवॉल, वो सब चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल में जब पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको इमीडिएटली कोई बोल देगा कि फोल्ड फॉल्ट, तो आपका दिमाग में तुरंत पिक्चर आ जाना चाहिए। जैसे कैसे हम अभी आपको अगर हम बोलेंगे कि शक्तिमान करके एक सीरियल आ रहा था, इतना ही बोलते ही आपका दिमाग में एक पिक्चर आ रहा है कि नहीं? वो रेड कलर वाला ड्रेस, शर्ट के ऊपर एक फूल रहेगा, फिर शक्तिमान करके ऐसे गाना आता है कि नहीं? उसी टाइप का फोल्ड कोई बोल रहा है तो आपका दिमाग में आ जाना चाहिए कर्व लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ऐसे कर्व, ऐसे कर्व। फॉल्ट माने, फॉल्ट यानी कि ऊपर नीचे पत्थर का एक बेड का कुछ पोर्शन ऊपर चला गया हो, कुछ पोर्शन नीचे चला गया हो, या फिर कुछ इतना दिमाग में आना चाहिए तो आपको फोल्ड फॉल्ट समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। तो फोल्ड्स टिपिकली ऑकर्स अंडर कंप्रेशन, ये तो मैं बोला था। फोल्ड क्यों होता है? कंप्रेशन के वजह से। वाइल फॉल्ट एसोसिएटेड विथ कंप्रेशन एंड टेंशन, लेकिन फॉल्ट का केस में बोथ कंप्रेशन एंड टेंशन का प्रभाव रहता है। लेकिन फोल्ड के केस में सिर्फ कंप्रेशन के वजह से ही फोल्ड होता है। ठीक है। पहला बात क्या याद रखना है? फोल्ड यानी कि कर्व लाइक स्ट्रक्चर, फॉल्ट यानी कि मूवमेंट ऑफ डिफरेंट लेयर्स इन ए बेड। ठीक है, एक बेड में अलग अलग लेयर का मूवमेंट हो गया फॉल्ट। कर्व लाइक स्ट्रक्चर फोल्ड, फोल्ड होता है कंप्रेशन की वजह से, फॉल्ट होता है कंप्रेशन और टेंशन दोनों के वजह से। इतना क्लियर हो गया? फिर आगे बढ़ते हैं, धीरे 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 करके हो जाएगा तो पूरा आपका दिमाग में बैठ जाएगा और ये रट्टा मारने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या है फोल्ड फॉल्ट में? हाँ, फोल्ड आर वेब लाइक बेंड्स, तो बोला था मैं कि कर्व लाइक स्ट्रक्चर होगा, बेंड टाइप का होगा, वेब टाइप का होगा। तो फोल्ड दो टाइप का होता है, एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कैसे बोला, ऐसे बोला था ना। देखिए, ये वाला पोर्शन ऊपर चला गया, जो ऊपर चला जाता है, मतलब जो अपवर्ड रहता है ऊपर के डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, यानी कि ये हो गया एंटीक्लाइन। ये वाला पोर्शन डाउनवर्ड होता है, इसका जो कर्व डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, इसको बोलते हैं सिनक्लाइन। ऊपर जो चला जाता है उसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, जो डाउनवर्ड होता है उसको बोलते हैं सिनक्लाइन। ऐसे दो टाइप का फोल्ड है। और भी कई तरीका का फोल्ड है, जैसे सिमेट्रिकल फोल्ड, असिमेट्रिकल फोल्ड, ओपन फोल्ड, क्लोज फोल्ड। तो आप सोचेंगे सर आप तो बोले कि दो टाइप का फोल्ड है, एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन, फिर ये सब क्या है? देखिए, ये उस टाइप का चीजें हैं। इतना ही नहीं, और भी काफी टाइप का फोल्ड है, लेकिन वो टाइप नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे आप बोलेंगे कि
जो ह्यूमन है कितना टाइप का है, तो हम बोलेंगे कि एक मैन है और एक वोमेन है और एक ट्रांसजेंडर है। ऐसे 3 टाइप का ह्यूमन बीइंग रहते हैं। ये सही है कि गलत है? सही है। इससे ज़्यादा और क्या क्लासिफिकेशन है? जैसे हम बोलेंगे कि ह्यूमन कितना टाइप का होते हैं, हम क्या बोलेंगे? एक मेल बोलते हैं जो कि पुरुष समाज को बताता है, एक फीमेल जो स्त्री समाज को बताता है, और एक ट्रांसजेंडर रहते हैं। तो ऐसे 3 टाइप का क्लासिफिकेशन किया गया है, यही सही है। इसके अलावा और भी अलग अलग रीजन के वजह से, मतलब अलग अलग बेसिस पे, जैसे बोलेंगे कोई काला है, कोई गोरा है, कोई किसका हाइट बहुत लंबा है, किसका हाइट छोटा है, उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन वो क्या टाइप है, क्या वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कोई गोरा है, कोई काला है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से किया गया है क्लासिफिकेशन। लेकिन क्लासिफिकेशन सिर्फ 3 है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, या कोई ट्रांसजेंडर है। ठीक है, कोई पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और ट्रांसजेंडर है। तो ऐसे 3 टाइप का ही है, लेकिन ये काला है, ये गोरा है, ये लंबा है, ये लंबा नहीं है, छोटा है। या फिर बोलेंगे कि नहीं, कुछ लोगों का लंबा बाल रहता है, कोई पूरा टकला रहता है। तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। उसी टाइप का फोल्ड 2 टाइप का है, एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन। एंटीक्लाइन मतलब जो अपवर्ड फोल्ड है, सिनक्लाइन मतलब जो डाउनवर्ड फोल्ड है। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से फोल्ड का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, जैसे सिमेट्रिकल फोल्ड, असिमेट्रिकल फोल्ड, ओपन फोल्ड, क्लोज फोल्ड, और भी कई तरीका का होता है, रिकम्बेंट फोल्ड। ये सब चीज़ हम जब इन डिटेल में फोल्ड के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ मैं समझा दूंगा। ठीक है, आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक्स से आप धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होते होते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, अगर इतना हम पढ़ते, आप बोले आपका दिमाग में और कोई दूसरा टाइप का एक फोल्ड किसी बुक में आप देखते बोलते, तो आप साथ तो बोले तो 2 टाइप का ही फोल्ड है, तो ये फिर कैसे नया फोल्ड आ गया? आप अलग अलग किताब देखेंगे तो अलग अलग टाइप का फोल्ड का नाम बहुत सारा आएगा, लेकिन वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका। मतलब जैसे मैं बोला, कोई काला गोरा हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रहा है, कोई लंबा के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रहा है, कोई मतलब किसके पास बाल है, कोई टकला है, उसी के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रहा है, तो उसको कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। लेकिन एक्चुअल जो क्लासिफिकेशन 2 है, एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन। एंटीक्लाइन जो है अपवर्ड फोल्ड, सिनक्लाइन जो है डाउनवर्ड फोल्ड। ठीक है, उसी तरीका फॉल्ट 3 टाइप का है। क्या क्या? नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ठीक है, इस नॉर्मल फॉल्ट क्या है, रिवर्स फॉल्ट क्या है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या है, ये सब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके अंदर भी जो काफ़ी सारा डेफिनेशन है, स्लिप पेन प्लेन क्या है, ये काफ़ी सारा इसमें एमसीक्यूज है। ठीक है, जिसको कि हम इन डिटेल में कंसेप्चुअलाइज करके, कंसेप्ट क्लियर होते 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 सब कवर करेंगे। तो घबराने का ज़रूरत नहीं है। आगे भी इसका पार्ट आएगा, जियोलॉजी लेक्चर 3। तो आप लोग जरूर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।